दे नहीं लेटर लेकर? नहीं मैम, मेरी रिकॉर्डिंग करना है। अरे तो ये काम विशाल कर ले। ठीक, चले जाता है वो भी। तुमको बोला नहीं किसी ने? असल में मैम वो रतन भी जा रहा था ना तुरंत। तुझे अंजुना ने कहा नहीं? मैं माँ की मैम बताई थी। चले जाए मैम, अभी गया नहीं है। विशाल को बुला लो, चलिए। 5 मिनट काम के साथ है, फिर चले जाओ। विशाल को समझा दो। सबसे पहले आप सभी को प्रेमचंद जयंती की हार्दिक बधाई। प्रेमचंद और आज का समय, प्रेमचंद और आज का समाज, इस विषय पर एक साहित्यिक संगोष्ठी आज हमारे महाविद्यालय में आयोजित की गई है। इस अवसर पर आप सभी का सादर स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे प्राचार्य महोदया के साथ आज के मुख्य अतिथि वक्ता प्रोफेसर सदानंद शाही सर का आगमन सभागार में हो चुका है। तो मंच को सुशोभित करने के लिए अपनी माटी के कवि, जिनके लिए असीम कुछ भी नहीं है, ऐसे संत साहित्य के अध्येता एवं गंभीर विचारक प्रोफेसर सदानंद शाही सर को आमंत्रित करती हूँ। सर को हम अक्सर दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर भक्ति एवं आध्यात्म तथा समाजवाद पर चिंतन मनन करते हुए पाते हैं। हर्षित एवं उल्लसित स्वागत होता है। साथ ही वे साहित्य को प्रत्येक विषय का मूल तत्व स्वीकार करती हैं। संगोष्ठियां जिनकी उपस्थिति से प्राणवंत बनती हैं। अपनी ऐसी ऊर्जास्थित प्राचार्य महोदया का सादर स्वागत करते हुए स्वागत करती हूँ। हिंदी विभाग में इन संगोष्ठियों के माध्यम से साहित्यिक वातावरण को पोषित एवं पल्लवित करने वाली आदरणीय विभागाध्यक्षा महोदया से भी सादर आग्रह है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच को जीवंत करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कुलगीत के लिए अभी हमें कुछ पलों का इंतजार करना होगा। संगीत विभाग की थोड़ी देर में हम उपस्थित हो जाएंगे। महाविद्यालय की परंपरा कार्यक्रम की पहली कड़ी में मैं संगीत विभाग की छात्राओं को मां वसंत देवी के चरणों में प्रणति के लिए कुलगीत के लिए आमंत्रित करती हूँ।
कुलगीत का लेखन M.G. कानेटकर एवं इसे स्वरबद्ध किया है मुकुंद विष्णु कॉलवेंट महोदय ने, जो संगीत विभाग के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। Never
छात्राओं को निर्देशित किया था प्रोफेसर सीमा वर्मा मैम ने एवं तबले पर उनका साथ देने के लिए उपस्थित थे प्रोफेसर स्वामी गांधी सर। सभागार को संगीत की सौम्यता एवं भक्ति की तन्मयता से जोड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब समय है दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि का। बढ़ते हैं अखंड ज्योति की ओर। इसकी अखंडता इस बात में निहित है कि जो बात डॉक्टर एनी बेसेंट ने अपने कार्यों से प्रज्वलित किया, वसंत कन्या महाविद्यालय के रूप में वह निरंतर प्रकाशमान। मैं छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि अखंड ज्योति के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं। अंतर्मन का प्रकाश बाह्य जगत को और बाह्य जगत का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करे, इसी उद्देश्य से हमारी संस्कृति में दीप प्रज्वलन की प्रथा का निर्वहन किया जाता है। माननीय अतिथि महोदय दीप प्रज्वलन करते हुए एवं सभागार में अपने ज्ञान का प्रकाश करें। हमारी ऊर्जस्वी प्राचार्य महोदय इस अखंड बाती में अपना योगदान देते हुए बच्चों, आप सबकी उपस्थिति आपकी तालियों से होती है। मेरी बात समझने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप आगे इस तरह सहयोग करते रहेंगे। अब मैं सभी सम्मानित सदस्यों को डॉक्टर एनी बेसेंट एवं हम सब के प्रिय उपन्यास सम्राट के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करने के लिए निवेदन करती हूँ। ये पुष्प श्रद्धा का, हृदय की कोमलता और विनम्रता का प्रतीक है कि हमारी आभ्यंतर आस्था को सुवासित कर वातावरण में आध्यात्मिकता घोल देते हैं। हम सभी महसूस कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक शक्ति हमारे बीच अपना प्रसार किए हुए है। प्राचार्य महोदय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विभागाध्यक्ष महोदय अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभा में उपस्थित अन्य वरिष्ठ एवं सभी जो यहाँ पर हमारे शिक्षकगण हैं उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि वे पुष्पांजलि अर्पित करने में अपना सहयोग करें। आदरणीय शांता मैम, आदरणीय नीलू मैम, आदरणीय और ये दीप यूं ही जलता रहे, ज्ञान यूं ही पलता रहे, फूल यूं ही महकता रहे और हमारा बसंत चहकता रहे। मीनू मैम और शांता मैम अपने श्रद्धा प्रकट करते हुए पुष्प के माध्यम से। अब समय है अतिथि के अभिनंदन का। मैं अपनी प्राचार्य महोदया से निवेदन करती हूँ कि उत्तरीय भेंट कर सर को सम्मानित करें। सूद का हिस्सा नहीं, अतीत का हिस्सा नहीं, यह भाव है, प्रभाव है, वसंत का प्रभाव है। अपने अतिथियों को सम्मानित करना हमारी परंपरा है और उसका निर्वहन वसंत कन्या महाविद्यालय हमेशा करता है। वनस्पतियां तो सभी जीवंत होती हैं, पर सब तुलसी बनना चाहते हैं, क्योंकि आंगन की शोभा तुलसी होती है। भारत में प्रेम और भक्ति का एहसास प्रतीक है। मैं अपने
का पौधा भेंट करें। धन्यवाद मैम। यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारी विभागाध्यक्षा के प्रयासों से हिंदी विभाग ने महाविद्यालय में अपने साहित्यकारों की स्मृति में उनकी जयंती मनाने का शुभारंभ किया है। इसी कड़ी के तहत 17 रंग में ही कथा सम्राट की जयंती मनाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। नागार्जुन की पंक्तियां हैं, यूं ही गुजरेंगे हमेशा दिन नहीं, बेबसी में खींच में घुटन में ऊबों में, आएंगी वापस हरियालियां झुलसी हुई दूबों में। तो हमारा 1.5 महीने का इंतजार खत्म हो गया है, वसंत फिर से पुनर्नवित हुआ है। प्राचार्य महोदया की प्रत्यक्ष उपस्थिति से हम सब का मन माँ को देख खिलखिलाते बच्चे सा प्रसन्न और आश्वस्त है कि नहीं? स्वागत वक्तव्य के लिए मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों से स्वागत वक्तव्य के लिए हमारे प्राचार्य महोदया का स्वागत वक्तव्य। इस सभागार में उपस्थित सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्राएं, हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सदानंद शाही जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। विशेष रूप से आज के दिन 31 जुलाई, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसने हमको मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यास सम्राट 1880 को दिया, यानी 143 वर्ष हो गए जब मुंशी प्रेमचंद ने बनारस के ही लम्ही में जन्म लिया और उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया उसने उस दौर में जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय शायद अनेक लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया हो। खुद कठिनाइयों भरे जीवन को जीते हुए उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में जो विसंगतियां व्याप्त थी उनको उजागर किया। धनपत राय से लेकर नवाब राय और फिर मुंशी प्रेमचंद की यात्रा बड़ी कह सकते हैं कि पढ़ने लायक है, समझने लायक है। आज यहाँ हम इसी दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हिंदी विभाग को मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण दिवसों को हमारे महाविद्यालय में निरंतर आपके द्वारा मनाने का कार्य किया जाता है, जिससे छात्राओं के बीच में जागरूकता उत्पन्न होगी। और इन दिवसों पर ऐसे अनेक विभूतियों को आप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हिंदी विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिनसे हम विचारों को, भाषा को, शैली को, इन सब को सीखते हैं। कैसे बोला जाए कि सामने वाला उसको ध्यान से सुने, क्या बोला जाए, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आता है लेकिन कैसे नहीं आता तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सामने तक पहुंच पाए, ये एक कला है। तो हमारे साथ आज हमारे जो अतिथि कहूँ या कहूँ कि हमारे अपने ही प्रोफेसर शाही, आप बैठे हुए हैं और आप इतनी सहज भाषा में अपनी बात को कहते हैं कि सुनने वाला रम जाता है और समय का पता नहीं चलता। मैंने उनको सुना भी है और पढ़ा भी है। दैनिक जागरण में उनका कॉलम निकलता है। भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय
के वो समन्वयक संस्थापक रहे हैं और अनेक अवसरों पर, चाहे वो पुस्तक चर्चा रही हो या किसी विषय पर विचार रखने का काम रहा हो, तो जब भी मैंने सुना मैं उनकी मुरीद हो गई। तो हमारी छात्राएं बड़ी भाग्यशाली है कि आज आपके बीच में प्रोफेसर सदानंद शाही मौजूद हैं और मुंशी प्रेमचंद जयंती का अवसर है और हमारा जो विषय है मुंशी प्रेमचंद और आज का समय। ऐसे कथाकार, ऐसे उपन्यास सम्राट जो कालजयी हैं, उन्होंने जो तब लिखा था वो आज भी हम देखें। अगर उन्होंने विधवा विवाह की समस्या को तब उठाया था, अगर उन्होंने जो आर्थिक जो डिस्पैरिटीज है उनके विषय में तब लिखा था, या उन्होंने जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मुझे मंत्र कहानी याद आती है जिसमें कैसे एक ओर डॉक्टर चड्ढा है और दूसरी ओर एक सपेरा है जो सांप का जहर उतारता है और दोनों के इकलौते लड़के हैं जो प्रश्न में है, और कैसे जो मानवीय संवेदना है वो जीत जाती। आज तो हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटी किसने उलझी हुई है, रिवेंज पे। अच्छा, हमारे साथ ऐसा किया तो अब 5 साल बाद भी हम इंतजार करते हैं कि अब मौका आएगा तब हम ऐसा करेंगे। तो हम मंत्र से क्या सीख पाते हैं, या पंच परमेश्वर, ये कुछ कहानियां जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। न्याय, इंसाफ, क्या ये सब चीजों से परे है, या उसमें भी हम अपने स्वार्थ, अपनी भावनाओं को शामिल करते हैं। और फिर बड़ी ही खूबसूरत कहानी ईदगाह, कैसे एक छोटा सा बच्चा चिमटे को हीरो बना देता है और सब उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि जहां हमारे जो अन्य कथाकार, उपन्यासकार हैं, विशेष रूप से जो बंगाल से आए, जिन्होंने भावात्मक पक्ष को बहुत उजागर किया, उस पर बड़ा बल दिया था, उनकी रचनाएं ज्यादा प्रचलित हो पाई, प्रसारित हो पाई और देश के बाहर जा पाई। अन्य भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हुआ, या वो लेखक स्वयं भी देश के बाहर गए और वहां जाकर उन्होंने अपने कार्य को सबके सामने लाने का काम किया। तो वही मुंशी प्रेमचंद को मैं देखती हूँ कि उनकी रचनाएं उस सीमा तक आगे नहीं जा पाई, शायद इसलिए भी कि वो खुद कभी अपनी रचनाओं के, अपने उपन्यासों के, कहानियों के प्रचार प्रसार के लिए विदेश नहीं गए, देश के बाहर नहीं गए। ट्रांसलेशन उन्होंने भी किया, लेकिन उनकी रचनाओं को पहुंचाने का काम बाहर तक शायद उतना नहीं हुआ। जब मैंने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा था तो मैं इतनी बड़ी थी शायद जितनी यहाँ पर बैठे हुए हैं आपसे छोटे, यानी एक दिन में तो पढ़ते नहीं है ना, सालों साल पढ़ते हैं। तो अगर मैंने 10th और 12th से प्रेमचंद जी को पढ़ना शुरू किया तो शायद एमए तक मैंने जब समय मिला तो उपन्यास पढ़े। तो वो चाहे गबन हो या सेवाश्रम हो या रंगभूमि हो या गोदान हो, कहानियों को भी पढ़ने का मौका मिला, निर्मला, इन सब को जब मैं पढ़ती थी तो बहुत सारे विचार मन में उठते थे और स्वदेशी आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को जानने का मौका मिलता, और कैसा समाज है ये जानने का मौका मिलता है। हम अपने घरों में जब बैठे रहते हैं तो हम बहुत कुछ रियलिटी से, सच्चाई से परे हो जाते हैं, लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा तो ये लगा कि समाज किस प्रकार का है, यथार्थ का चित्रण।
तो अपने समाज को जानने के लिए हमें अपने उपन्यासकारों को, अपने साहित्यकारों को, उपन्यासकार भी नहीं बल्कि साहित्यकार मैं कहूँगी, उन्हें पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे जो छात्राएं बैठी हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपने अपने सिलेबस के अलावा मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा? सिलेबस के अतिरिक्त? बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ा है, क्योंकि अब तो उपन्यास पढ़ने की जो एक विशेषता है, वो विशेषता बन गई है, आर्ट है, वो लुप्त होती जा रही है। और अब उपन्यास लोग नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसको देख लेते हैं। कुछ दर्शाया गया है फिल्म के माध्यम से, देख लिया। और अब तो जो सीरियल्स बनते हैं, मुझे याद है निर्मला पर एक बड़ी अच्छी सीरीज बनी थी। आज तो सीरीज किस पर बनती है वो हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि क्या दिखाया जाता है वो शायद दिखाने वाले को भी नहीं पता होता है। वो टीआरपी के हिसाब से कहानी बढ़ाता चला जाता है। तो हम अपने समाज को कैसे जाने? हिंदी के सभी लोग बैठे हुए हैं, मेरा बोलना तो बड़ा अजीब है, लेकिन मैं राजनीति वाली हूँ ना, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा, उनका एक उपन्यास था, क्या नाम था? सूजे वतन, मेरे ख्याल से वो राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर ही था। और उन्होंने एक और कहानी लिखी थी, कुछ रतन करके उसका नाम था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसमें उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहाए जाने वाले रक्त की बूंद को बताया कि वो सबसे अनमोल रतन है। तो उन कहानियों को पढ़ना, उनको अमल में लाना और उनका रेलेवेंस आज भी है ये समझना हमारे देश के लिए तो बड़ा जरूरी हो गया है, जहाँ पे टॉलरेंस ही नहीं रह गया है। आपने कुछ कहा, हम आपसे अलग विचार के, हमने कहा कि कैसे बोल दिया, मारो इसको, शुरू हो गई लड़ाई। तो इस तरीके की जो असहिष्णुता है वो क्यों है? क्योंकि हमने अपने देश को जाना नहीं, अपने साहित्य को जाना नहीं, और उस समय को नहीं जाना जिसके कारण हम यहाँ पर हैं। तो खैर, ये तो एक स्वदेशी आंदोलन, स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, गोखले जैसे लोगों को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा अपनी पुस्तकें, अपने उपन्यासों को लिखा गया, अपने विचारों को दिया गया। गोखले से गंगाधर तिलक तक वो आ गए, 1880 कांग्रेस के जन्म का समय, और उसके बाद जो मॉडरेट थे कांग्रेस के अंदर, और वहाँ से गोखले से लेकर वो तिलक तक पहुँचे। उन्होंने एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट या क्या हम कर सकते हैं देश के लिए, वहाँ तक लाने का काम किया। अपने जो पढ़ने वाले थे, अपने जो सुनने वाले थे, तो बच्चों आपको जरूर अपने देश के जो कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और बड़ी खुशी होती है जब आप एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि वो लिस्ट बढ़ रही है, या आपने इतनी किताबें पढ़ ली। मुझे तो बहुत खुशी होती थी, मैंने डायरी में, और वो भी डायरी आज भी मेरे पास है, जिसमें मैंने लिखा है कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। तो प्रथम प्रतिश्रुति से लेकर और आचार्य चतुर्सेन की गोली तक, यानी बंगाल से लेकर राजस्थान तक, मृगनयनी तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी सारा जो साहित्य था उसको छूने की कोशिश, मुझे लगता है ये एक अचीवमेंट है। और अभी मुझे दुख होता है कि मैं पढ़ नहीं पाती क्योंकि समय नहीं मिलता है, और जो समय मिलता है तो माइंडलेस एंटरटेनमेंट में हम लोग व्यतीत कर देते हैं, यानी टीवी ऑन करके। तो वी हैव टू स्विच ऑफ द टीवी एंड टेक द बुक इन आवर हैंड्स। तो जितना पढ़ेंगे उतना आप दुनिया देखेंगे। बहुत पुराना कहना है, साहित्य समाज का दर्पण है, और जितना आप पढ़ते हैं उतना आप इसको मानते हैं, उस पर एग्री करते हैं कि हाँ, साहित्य समाज का दर्पण।
तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी छात्राओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। एग्जाम पास आ रहा है, पढ़ाई खूब कीजिए, अच्छा व्यक्ति बनिए, बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड सिटीजन। और साथ ही साथ प्रोफेसर सदानंद शाही जी का मैं फिर से स्वागत करूँगी और इंतज़ार कर रही हूँ उनकी बातों को सुनने का। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशा यादव, प्रोफेसर आशा यादव का मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया। डॉक्टर शांता चटर्जी, प्रोफेसर मीनू पाठक, डॉक्टर मंजू कुमारी, डॉक्टर वर्षा सिंह, डॉक्टर आरती कुमारी भी थी अभी, और प्रोफेसर शाही के साथ आई उनकी रिसर्च स्कॉलर। तो आप सभी का बहुत स्वागत है और निरंतर हम अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करें। इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। स्नातक प्रथम वर्ष से मैं खुशी मिश्रा को प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। खुशी मिश्रा, स्नातक प्रथम वर्ष। मंचस्थ विद्वत जन को प्रणाम। सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, सभी अग्रज एवं मित्रों का मैं अभिवादन करती हूँ। मुझे अत्यंत हर्ष है कि मुझे आज के कार्यक्रम में बोलने के लिए चयनित किया गया। भारतीय एवं हिंदी साहित्य की चर्चा हो और मुंशी प्रेमचंद का उल्लेख ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। प्रेमचंद आधुनिक भारत के उन कथाकारों में से थे जिन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने अपने लेखन का सीधा संबंध जनजीवन के साथ स्थापित किया। प्रेमचंद ने अपने लेखन से भारतीय एवं हिंदी साहित्य में लेखन की एक नई परंपरा की शुरुआत की और उनके साथ ही प्रारंभ हुआ हिंदी साहित्य जगत का एक नया युग। और इसलिए ही प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कहा जाता है। उनका प्रभाव केवल हिंदी साहित्य पर ही नहीं, अपितु भारत के समस्त साहित्य पर पड़ा। इनका जन्म आज ही के दिन सन 1880 में वाराणसी स्थित लमही नामक गांव में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पिता अजायब लाल और माता आनंदी देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। आगे की शिक्षा इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से की और गोरखपुर से स्नातक किया। इन्हें बचपन से ही कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। प्रेमचंद को कहानीकार प्रेमचंद बनाने में उन कहानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इन्हें छात्र जीवन में ही अर्थ प्राप्ति के लिए नौकरी करनी पड़ी। प्रेमचंद की कृतित्व की बात करें तो उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। प्रेमचंद कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, पत्रकार और निबंधकार भी रहे हैं। उपन्यास सम्राट ने अपना पहला उपन्यास हिंदी में नहीं उर्दू में लिखा था, असरारे मुआविन उर्फ देवस्थान रहस्य। प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसे 10 प्रमुख उपन्यास लिखे और 11वां मंगलसूत्र अधूरा छोड़ स्वर्गवासी हो गए। प्रेमचंद का जो स्थान उपन्यास साहित्य में है, वही स्थान कहानी साहित्य में भी है। इसलिए इन्हें कहानी सम्राट की उपाधि भी मिली। सन 1907 से 1936 तक उन्होंने कई सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, ईदगाह,
नमक का दरोगा, आहुति, विद्रोही, बलिदान, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी जैसी हिंदी उर्दू में लगभग 300 कहानियां लिखी। इनके प्रमुख नाटक करबला और संग्राम हैं। सन 1936 8 अक्टूबर को मुंशी प्रेमचंद का देहावसान हो गया। उन्होंने साहित्य और कलम का हाथ अपने अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ा। प्रेमचंद की रचना बहुमूल्य है, जो अपने समय की सच्चाई को बयां करती है। प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर हैं और उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की रचनाएं हम साहित्य से जुड़े लोगों के लिए पिता द्वारा अपनी संततियों के लिए छोड़ी गई वसीयत के समान है। उन्होंने आम जनमानस के दुख, शोषण, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा है। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध रहा। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है और सदा बने। धन्यवाद खुशी। खुशी बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती है और समीक्षाएं बहुत अच्छा करती है। इनके लिए जोरदार तालियां। प्रेरणा लेते हुए मैं मुख्य विषय की तरफ बढ़ती हूँ। एक सूचना है, आदरणीय सर वक्तव्य ही साथ नहीं आए हैं, कुछ हमारे लिए उपहार भी लेकर आए हैं और यह उपहार पत्रिका के रूप में है। सर द्वारा ही संपादित, मुझे दिख रही है कर्मवीर पत्रिका है ये, जो कर्मभूमि, हाँ ये प्रेमचंद पर ही निकलने वाली पत्रिका है, जो सर हमारे प्राचार्य को उपहार स्वरूप देंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि बच्चे आपकी सत्ता को और ज़्यादा खुशी मनाने का प्रयत्न करें। तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब से कुछ ही क्षणों बाद हम सारे हिंदी विभाग के लोग प्रिंसिपल मैम के आसपास दिखाई देंगे। सर को इसके लिए, क्योंकि ये कर्मभूमि और मुंशी प्रेमचंद पर निकलने वाली अकेली पत्रिका है और समाजी शक्ति है। और इसमें एक जो सर ने मुझे बताया वो प्रेमचंद की राम चर्चा, जिसमें उन्होंने रामायण पर लिखा है, जो हम लोग को शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद ने रामायण पर भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए धरोहर है, तो इसको लाइब्रेरी में रखा जाएगा। हमारी जो छात्राएं इसको पढ़ना चाहती हैं वो लाइब्रेरी में ज़रूर देखें, और अगर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है तो हम पहले वहाँ पर रख सकते हैं, जिससे छात्राओं को प्राप्त हो सके और उसके बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में इसको रखा जाएगा। तो सर को आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रुकना ज़रूर चाहती हूँ, लेकिन नैक की एक मीटिंग 1 बजे से रखी थी, जिसे 1:30 बजे करा दिया था, तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि नैक भी आजकल बहुत ज़रूरी है और नैक पर चर्चा एकदम राम चर्चा की तरह महत्वपूर्ण हो गई है सभी संस्थानों के लिए। तो इसलिए मैं सर से क्षमा चाहते हुए जाऊँगी, और रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो मैं ज़रूर सुनूंगी भी और देखूंगी भी। धन्यवाद मैम।
पर। मैम बहुत अच्छा लगेगा हमें, कृपया हमारी आग्रह को स्वीकार करें। प्रेमचंद और आज का समय विषय प्रस्तुति के लिए मैं हिंदी विभाग की अपनी विभागाध्यक्ष मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार ताली से स्वागत करती हूँ। प्रतिष्ठित मंच, सभागार में उपस्थित विदुषी वृंद, शोध छात्रा और हमारे प्यारे बच्चे, आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद और आज का समय विषयक जो संगोष्ठी हम लोगों ने आयोजित की है, उस संगोष्ठी के विषय प्रवर्तन का जो दायित्व मुझे संचालिका ने दिया है, मैं अपनी बात का प्रारंभ रूसी कवि और नाटककार व्लादिमीर मायाकोवस्की की बात से शुरू करूंगी और उसके बाद उसके आलोक में मैं अपनी जो प्रस्तुतियां हैं उसको रखूंगी। मायाकोवस्की कहते हैं, शताब्दियों बाद कागज पर लिखी हुई एक पंक्ति को कोई उठाएगा और आज के दिन को वापस बुलाएगा। अपने तमाम टैक्स इंस्पेक्टरों और चमत्कारों के साथ और आज की स्याही की गंध चमक उठेगी। तुम तो सिर्फ अपने अपने युग के ही निवासी हो। जाओ और जन परिवहन विभाग से अमरता का एक टिकट ले आओ और मेरी कविताओं के प्रभाव की गणना कर मेरी उपलब्धि को आने वाले 300 वर्षों में विभाजित कर दो। पर किसी कवि की शक्ति इसी बात में नहीं है कि भविष्य में लोग हिचकियों के साथ उसे याद करें, बल्कि इस बात में है कि आज भी कवि का एक शब्द एक आलिंगन है और है एक नारा और एक संगीत और एक ओड़ा। इनके आलोक में यदि हम बात करें तो कोई भी साहित्य सृष्टा अपनी संवेदना के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को पहचान कर उसके पश्चात ही वो बहुत ही मजबूत बनता है और तभी उसकी कृतियों में शताब्दियों के बाद भी वो तरोताजगी रहती है जो उसके सृजन काल में होती है। इसे और आगे बढ़ाएं तो आगे आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष, उनकी चिंताएं, उनकी स्वीकृतियों अस्वीकृतियों के साझीदार बनकर उनके भीतर शक्ति संचार का कार्य साहित्य ही करता है। साहित्य ही बैटरी को चार्ज करने वाली वो मशीन है। इस रूपक को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि मनुष्य जो प्रतिपल बदल रहा है अपनी मूल संरचना में आदिम है। अनेक युगों की यात्राओं के दौरान वह स्वयं को नई शक्ति से अनुप्राणित करता रहता है, तभी
वह अपनी इस महायात्रा को आगे निरंतर गतिशील रख पाता है। साहित्य संचार का एक कार्य साहित्य करता है। साहित्य ही वह बैटरी है। साहित्य और मनुष्य का रिश्ता भी ठीक ऐसा ही है। इसीलिए नए सृजन और नई सृष्टि के अभिनंदन के साथ हम पुरानी सृष्टियों के स्मरण और उनकी प्रासंगिकता अर्थात उसके शक्ति संचरण की क्षमता का बार बार आकलन मूल्यांकन करते रहती है। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार को उनकी जयंती के अवसर पर याद करने के पीछे भी हमारा वही पुनर्स्मरण और उनके आकलन का ही उद्देश्य छिपा हुआ है। आज विसंगतियों, विद्रूपताओं और विघटन से जूझते हुए हमारे समय और समाज की जटिल संरचना को जो साहित्य पहचानने की क्षमता हमें देता है, वही साहित्य सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाता है। पुराने दौर के जिन लेखकों ने मनुष्य की आकांक्षाओं को और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचान करने की क्षमता हमें दी है, वही लेखक आज सबसे अधिक प्रासंगिक हो उठे हैं। और मुझे यह कहने में गुरेज नहीं कि प्रेमचंद उन्हीं लेखकों में से एक है। प्रेमचंद के हजारों पात्रों के माध्यम से हम आज के समय और समाज की जटिल संरचना को समझ सकते हैं। मानव चेतना के ऊपर पड़ने वाले दबावों को महसूस कर सकते हैं, चाहे कफन के घीसू माथों हो, चाहे पूस की रात के ठिठुरते कंकाल हो, जन्म से मरण पर्यंत अतृप्त बुरी हो, बूढ़ी काकी हो, आत्माराम हो, धनिया झुनिया सिलिया गोबर हो अथवा जालपा हो और दीनानाथ हो, इन सहस्रों पात्रों की धड़कनों से जुड़कर प्रेमचंद ने परत दर परत अपने समाज को और उस समाज की सच्चाई को निरंतर उधेड़ते रहने का उजागर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम अपने युग की उन मानवीय आकांक्षाओं की और उनकी दृष्टि को समग्रता में, संपूर्णता में पहचानने की चेष्टा करें और इसी चार्जर से निरंतर अपने आप को अनुप्राणित करते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके समक्ष ये बताने का लोक संवरण नहीं कर पा रही हूँ कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद शाही सर हमारे बीच उपस्थित हैं। आप न केवल प्रेमचंद साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, बल्कि संत साहित्य, भोजपुरी साहित्य, दलित साहित्य, स्त्री अध्ययन के प्रखर चिंतक, अध्येता और कुशल आलोचक तथा समीक्षक हैं। साथ ही एक सहृदय कवि हैं। आप मात्र 80 दिनों की अल्प अवधि के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया था। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने उस छोटी सी अवधि में जो बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं, वो हम सभी साहित्य के विद्यार्थियों को सीखना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने
पुरातन छात्र समागम, कृतकार्य आचार्यों का सम्मान, रामायणी, रामचरितमानस जैसे गूढ़ विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां करके पूरे विश्व के विशेषज्ञों को एक मंच पर उतारा। उसके साथ ही लेखक के घर चलो इस अत्यंत जीवंत कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने जो एक दीप्यमान ऊर्जा और आलोक, ऊष्मा, कार्य करने की क्षमता हमारी युवा पीढ़ी को दी है, उसके लिए हम उनके प्रति नतशिर हैं। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के 73 अंग हम सभी महाविद्यालय जो बिल्कुल सौतेली संतान की तरह से अलग थलग कर दिए जाते हैं, हम सबको भी आपने यथोचित मान, सम्मान, सहयोग और अपनी छत्र छाया प्रदान करके हम लोगों के ऊपर जो उपकार किया है, हमें जो उपकृत किया है, हम उसके लिए आपके ऋणी हैं। और इन सबके ऊपर बच्चों, आप बहुत ही सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी और मानवीय संवेदना से भरे पूरे एक महामानव हैं। आपको अपने बीच पाकर आज हम अतीव प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के विषय पर आप अपने विचार मंथन द्वारा जो निष्कर्ष नवनीत प्रस्तुत करेंगे वह न केवल हमारी छात्राओं के लिए लाभान्वित करने वाली विचार श्रृंखला सिद्ध होगी, बल्कि वह हम शिक्षकों के लिए भी नए विचार सूत्र अवश्य ही प्रदान करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और संचालन सूत्र संचालिका को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सर के विषय में मैम ने अभी जो भी बातें थी वो शब्दशः 100% सही। सर इतने सहज तरह से जब भी आप उनके पास जाएंगे आप निराश होकर नहीं होंगे। ये बात मैम के साथ मैं भी पूरी तरह से मानती हूँ और मुझे लगता है कि हमारे सामने बैठे हुए जितनी भी शिक्षिकाएँ हैं वे सभी इस बात को मानती हैं। खैर, अब कार्यक्रम के उस चरण में हम पहुँच गए हैं जहाँ हम मुख्य वक्ता को सुनेंगे। सर को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करने से पूर्व सर का औपचारिक परिचय, संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। सर इसी जून में हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके प्रकाशन से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अपभ्रंश के धार्मिक मुक्तक और हिंदी संत का हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का हिंदी अनुवाद किया है सर ने। दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद ये पुस्तक उनकी है। स्वयंभू और हरिऔध रचनावली जो कि 10 खंडों में है, सर ने उसका संपादन किया है। परंपरा और प्रतियोग ये उनकी गद्य कृतियां हैं। इसके अलावा सर ने काव्य संकलन सुख एक बासी चीज है, अपनी माटी ये उनके काव्य संकलन है। मेरे राम का रंग मजीद रैदास की कविताओं का काव्यांतरण और इसके साथ ही सर ने बांग्ला और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य भी किया है। सर बहुचर्चित पत्रिका साथी एवं कर्मभूमि के संपादक भी हैं। जैसा कि आपने देखा कि कर्मभूमि को अभी उन्होंने हमारे प्राचार्य को भेंट स्वरूप दिया है। सर ने कुछ महत्वपूर्ण विदेश यात्राएं भी की हैं। सर की विदेश यात्राएं बहुत ही काव्यात्मक और मिट्टी से जुड़ी हुई रही है, क्योंकि हम्बोल्ट विश्वविद्यालय सहित इटली, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस आदि के विश्वविद्यालयों में सर को कबीर विषयक व्याख्या एवं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के आमंत्रण पर सर सिंगापुर की यात्रा पर भी गए हुए हैं। विश्व भोजपुरी सम्मेलन मॉरिशस में जो हुआ था उसमें क्रमशः 3 बार ये सर यात्राएं कर चुके हैं। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन
फेलोशिप के तहत साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग जर्मनी में विजिटिंग फेलो भी रहे हैं। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा भोजपुरी सेवा के लिए विश्व भोजपुरी सम्मान 2014 में हिंदी और भोजपुरी साहित्य की सेवा करने के लिए सर को शक्ति सम्मान दिया गया है। इसके अलावा सर को कर्मवीर सम्मान और सुखदेव सिंह स्मृति में कबीर विवेक सम्मान से प्राप्त हुआ। विशेष कार्यों का उल्लेख करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संस्थापक एवं समन्वयक रहे हैं सर और प्रेमचंद साहित्य संस्थान के संस्थापक एवं निदेशक हैं। और इसके साथ मैं कहना चाहती हूँ कि लेखक के घर चलो और सर जिस प्रकार आचार्यत्व का सम्मान कर रहे हैं और अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतेंदु प्रसाद धूमिल और उग्र संस्थान जल्दी सर के अगले पड़ाव होंगे। संत साहित्य के साथ दलित एवं स्त्री विषय अध्ययन के विशेषज्ञ भी हैं सर और सर की कविता है मिर्च 3 भागों में प्रकाशित हुई है, उसकी कुछ पंक्तियां अमृत करना चाहती हूँ। व्यंजनों से सजी हुई थाली हो या सूखी रोटी का निवाला, अपनी शोक हरेपन के साथ हर जगह मौजूद रहती है हरी मिर्च, मानो वही समाजवाद हो। मिर्च कविता के इसके जो दूसरे भाग में सर कहते हैं कि जब दुनिया 21वीं सदी में जाने की तैयारियों में लगी हुई है और अपनी अपनी पोटलियां बांध रही है, तो इसमें यह समाजवादी मिर्च भी जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में यह समाजवाद अप्रासंगिक न होगा। तो मुख्य वक्तव्य के लिए कवि, विचारक, आलोचक और व्यापक अर्थों में समाजवाद के पोषक प्रोफेसर सदानंद शाही सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। आमंत्रित करने के लिए। प्रीति हमारी विद्यार्थी रही हैं और आशा जी बहुत स्नेह करती हैं और जो लोग बहुत अपने होते हैं उसकी तारीफ ज्यादा करते हैं और ज्यादा तारीफ के बाद सुनने वाले को लगता है अरे यही थे, कितनी तारीफ की जा रही थी। तो तारीफ को आप लोग औपचारिकता समझ के किनारे रख दीजिए। ये जो बसंत कन्या महाविद्यालय है, इसके साथ हमारा एक विशेष तरह का संबंध रहा है। मैं जब बनारस आया तो सबसे पहले जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा जिस संस्थान से जुड़ने और आने और स्नेह और सम्मान पाने का अवसर मिला वो यही संस्थान। इसलिए जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बड़ी आत्मिक खुशी होती है, क्योंकि इस संस्थान ने मुझे, मैं गोरखपुर से उजड़ के आया था, बनारस में बसने में इसने मदद की। तो प्राचार्य जी ने कहा कि आप आई, हमारा सौभाग्य है। हमने कहा नहीं, मेरा ही सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपकी प्राचार्य रचना है और लेखक का संबंध रचना से ही होता है। आप किसी भी रचना से गुजरिए तो उसकी खूबसूरती ये होती है कि पढ़ लिए जाने के बाद वह आपके भीतर एक आशा का संचार।
तो रचना जी तो मीटिंग में चली गई, लेकिन मूर्तिमान आशा को हम लोगों के साथ छोड़ गई हैं। और मुझे जब पता चला कि मंच पर शांता जी विराजमान है, तो मैं थोड़ा सा डरा भी हूँ, क्योंकि मेरी जो पीएचडी गाइड थी और जिन्होंने मुझे घूम पीट कर कुछ काम काज लायक बनाया, वो भी शांता जी थी। और वो अगर नहीं होती हमारे जीवन में तो मैं यहाँ न होता, और यहाँ होता भी तो ऐसा न होता जैसा बना हूँ। तो मुझे कम से कम आपकी उपस्थिति से मुझे अपने गुरु का स्मरण हो रहा है। सब अध्यापिकाएं हैं, मान्य ये सपना भूषण है, शशिबाला हैं, शिवांगी हैं, और मीनू पाठक भी बैठी हुई हैं, और मेरी संगीत की शिक्षिका भी वर्षा जी हैं, और हमारी छात्राओं से और खास तौर से बीए के छात्र छात्राओं से मिलना बहुत अच्छा। ऐसा लगता है जैसे हम किसी पहाड़ी झरने को देख रहे हैं और उसमें से बुलबुले उठ रहे हैं और जीवन का संचार हो रहा है। हालांकि जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, बीए के बच्चों से मुलाकात कम होती है, लेकिन जब भी होती है बहुत अच्छा। तो कुछ बातें मैं आपके बीच करूँगा। प्रेम चंद जयंती है और एक ऐसे संस्थान में जिसकी संस्थापक एनी बेसेंट हैं, और हम सब जानते हैं कि एनी बेसेंट न होती तो पता नहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय होता कि नहीं। और होता तो कैसा होता, उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में बनारस में एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की कल्पना की। मालवीय जी बहुत बाद में है, तो ऐसी महिला नेत्री जिन्होंने गुलाम भारत को वो ममता दी, वो प्रेम दिया, वो दृष्टि दी कि भारत, जिसको भारतीय लोग कहते हैं स्वतः निज भारत है। ये आपके यहाँ जो गीत गाया गया और छात्राओं ने बहुत सुंदर ढंग से गाया, उसकी एक पंक्ति जो एनी बेसेंट की अभ्यर्थना में लिखी गई है, प्रज्वलिते ज्ञान जो सकल जन हिते। मैं समझता हूँ कि भारत का जो स्वप्न है, भारत की जो आत्मा है, भारत की जो सोच है, जो उदात्त सोच है भारत की, उससे सुंदर कोई बात हो नहीं सकती। तो इस संस्थान में, इस संस्थान के छात्रों के बीच, अध्यापकों के बीच अपने को पाकर मैं बहुत सौभाग्य का अनुभव कर रहा हूँ। आपकी प्राचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें कही। एक बात उन्होंने ये कही कि केवल सिलेबस में मत अटके, सिलेबस के बाहर जाओ, सिलेबस के बाहर जाके भी कुछ पढ़ो।
की जो पहली किताब है बकलम खुद, उसमें एक बाकायदा एक लेख है जिसमें वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम पढ़ करके आप अच्छे विद्यार्थी तो होते हैं, या बहुत अच्छे आप अध्यापक हैं और बड़े नियमित पढ़ाते हैं तो अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन अच्छा मनुष्य होने के लिए पाठ्यक्रम के बाहर आप क्या पढ़ते हैं और अपने तयशुदा व्यवसाय के अलावा आप जीवन में क्या करते हैं, इससे परिभाषित होता है कि आप मनुष्य कैसे। और ये जो साहित्य है, साहित्य का काम क्या है? वो मनुष्य की रचना करना, मनुष्य का निर्माण। तो बहुत सारी बातें हमारी आशा जी ने भी कहीं प्रेमचंद के बारे में, मैं उन बातों को दोहराने के बजाय जो उन्होंने आदेश दिया है, प्रेमचंद और आज का समय, इस पर कुछ बातें आपके बीच रखूंगा। दो बातें हुई, एक तो प्रेमचंद के बारे में बोलना है और आज के समय के बारे में बोलना है, और इस तरह से बोलना है कि उसमें यह भी पता चले कि आज के समय जो कि बताया गया है प्रेमचंद ये 143वीं जयंती है। 1936 में प्रेमचंद हमसे विदा ले चुके हैं और प्रेमचंद को गए 80 से ज्यादा साल हो गए हैं। 80 साल बाद, 85 साल बाद आज के समय में प्रेमचंद हमारे किस काम के हैं, ये बात करने का आदेश हुआ है। थोड़ी देर में आज के समय के बारे में बात करना चाहूँगा कि आज का समय क्या है। सुषमा जी चली गई, वो होती तो आजकल एक टर्म आया है विचार की दुनिया में जिसको पोस्ट ट्रूथ कहा जा रहा है, उत्तर सत्य। उत्तर सत्य के युग में, और ये उत्तर सत्य क्या है इसको सामान्य भाषा में अगर कहें कैसे बनता है उत्तर सत्य। जिसमें सत्य को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका जो सत्य होना है वह धुंधला पड़ जाता है, वह धूमिल हो जाता है, वह गायब हो जाता है, और कई समानांतर सत्य हमारे सामने आ खड़े होते हैं जो सीधी भाषा में कहें तो पक्के झूठ होते हैं। और सत्य के साथ हमारे भारतीय समाज का जो रिश्ता है, चाहे लोक में जाइए चाहे शास्त्र में जाइए, बच्चे थे हम लोग तो एक राइम जैसा गांव में चलता था कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा पाप। तो एक इस राइम में कहीं न कहीं सत्य को एक मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित
करने की कोशिश लोक में हो रही है। और भी उदाहरण दे सकता हूं मैं, शास्त्र में कहना ही क्या, हम जो प्रार्थना करते हैं, आचार्य संस्कृत की बैठी हुई है, उनके सामने संकोच पूर्वक संस्कृत नहीं पढ़ूंगा मैं, सत्य से असत्य से सत्य की ओर चलो, मृत्यु से अमरता की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। और ये जो 4 शब्द आए हैं इस वैदिक मंत्र में, सत्य, अमरता, ज्ञान और प्रकाश, इनमें एक अंतर संबंध है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य, अमरता, ज्ञान, प्रकाश, ये सब जुड़े हुए हैं। और ये जो संबंध है, इस संबंध की निरंतरता में एक और संकल्पना भारतीय समाज में मौजूद है, सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होगी। अब असत्य विचारा क्या करे, झूठ विचारा क्या करे, तो उसने एक द्वंद्व ऐसा रच दिया, एक धुंध ऐसी रच दी, जिस धुंध में सत्य हमको दिखाई ही न पड़े, और जो कुछ दिखे वो सत्य जैसा ही दिखे, बल्कि कई बार झूठ इस तरह से हमारे सामने आता है हमारे आज के समय में कि वो सत्य से ज्यादा सत्य दिखाई। तो ये जो उत्तर सत्य है, उत्तर सत्य के समय में हमारी जो सारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं और हमारी जो सदीक्षाएं हैं कि सत्य की विजय हो या सत्य की विजय होती ही है, वो सारी प्रार्थनाएं जैसे व्यर्थ होगी। रोज हम देख रहे हैं कि असत्य की विजय हो रही है, तो फिर एक उपनिषद का एक मंत्र याद आता है, जिसमें वो कहते हैं, संस्कृत का उच्चारण डर के मारे नहीं करना, मैं सरल हिंदी में वो बात कहता हूँ, संस्कृत में आदरणीय शांता जी बताएंगे। वो है ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्, सत्य का मुख सुवर्ण पात्र से ढका हुआ। हे पोषक सर्वदर्शी कवि, हे सूर्य देव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उस सुनहरे ढक्कन को अविलंब हटा दें, ताकि हम कर सकें अनाविल सत्य से मुलाकात। और ये जमाने से हम ये अनुभव करते आए हैं कि सत्य के मुंह पर सोने का सुनहरा पात्र रख दिया जाता है, तो हमारी निगाह सोने तक जाती है, उसकी चमक तक जाती है, सत्य तक हमारी निगाह नहीं पहुंच पाती। और उपनिषदकार प्रार्थना करता है सूर्य से कि तुम उस ढक्कन को हटाओ। और उस समय जब उपनिषदकार सूर्य को याद कर रहा है, तो किस रूप में याद कर रहा है? कवि के रूप, लेखक के रूप में याद कर रहा है, रचनाकार के रूप में याद कर रहा है कि तुम सत्य के मुंह से उस सुनहरे पात्र को। और आज के कवि लीलाधर जमुनी, उनके संग्रह का नाम है सत्य का मुख विज्ञापन से ढका हुआ है। और आजकल आप अखबार पढ़िए, अखबार का अर्थ क्या होता है?
जो खबरें होती हैं, खबरों का बहुवचन है अखबार। अखबार हमको बाखबर करते हैं, होशियार करते हैं, खबरमंद करते हैं, हमारे समय की सूचना हमको देते हैं, जानकारी देते हैं। और उस अखबार के पहले पेज पर आप देखिए तो विज्ञापन है पूरा का पूरा। दूसरे पेज पर भी कभी कभी विज्ञापन होता है, और तीसरे पेज पर जाके जो मुखपृष्ठ निकलता है उसमें जो खबरें छपी होती हैं, पढ़ते समय लगता है कि यह भी विज्ञापन। तो कभी जो सुनहरे पात्रों से सत्य ढका हुआ था, आज विज्ञापन से सत्य के मुंह को ढक दिया गया है। ये हमारा समय है, ये हमारे समय की परिभाषा है। और इस परिभाषा ने क्या किया है? इस परिभाषा ने, विज्ञापन ने हमको एक तरह के भय में डाल दिया। भय यह, जैसे एक विज्ञापन है, ठंडा मतलब कोका कोला, है ना? तो अगर कोका कोला न हुआ तो ठंडा मतलब तो ठंडा होता है। बनारस की लस्सी भी ठंडी होती है, और आइसक्रीम भी ठंडी होती है, और वो क्या होता है जो कुल्फी फालूदा, ये भी ठंडा है। लेकिन विज्ञापन ने हमको बता दिया ठंडा मतलब कोका कोला। याद कर लिया हमने। अब हम जब ठंडे की तलाश में निकलेंगे तो कोका कोला ही खोजेंगे। कोई दूसरी चीज अगर हाथ में लिए तो हमको एक डर बना रहेगा, ये जो है हमारे हाथ में, इसको हम पी रहे हैं या खा रहे हैं, तो ठंडा है कि नहीं। विज्ञापन ने और भी बहुत सारे काम किए हैं। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल को और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। अब साहब हम लोग बचपन में रहीम को पढ़ते रहे हैं कि गोधन गजधन बाल धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। सारी थीसिस उलट गई, दिल मांगे मोर। तो इस तरह से विज्ञापन में एक ऐसी माया रची है कि उस माया ने हमको डरा दिया है। अच्छा आदमी कौन होगा, देशभक्त कौन होगा, जो अमुक रंग का कपड़ा पहनेगा। तो अब अमुक से फर्क रंग का कपड़ा पहनने में हमको डर लगे। एक तरह का भय हमारे जीवन में इस झूठ के प्रवाह ने, उत्तर सत्य ने एक तरह के भय का संचार हमारे जीवन में किया है। इतनी सहिष्णुता की बात कर रही थी प्राचार्य जी, इतने हम संकीर्ण हुए, क्षमाशीलता हमारे जीवन से गायब हो गई। और याद करिए, गलती करना, बच्चों से गलती होती है, बड़ों से भी होती है। To err is human, मनुष्य का स्वभाव है कि उससे गलती हो। जो कुछ नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं, लेकिन जो करने निकलेगा कुछ, उससे गलती नहीं। अगर किसी समाज में गलतियों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाए तो उस समाज की मौलिकता खत्म, उस
उसकी मौलिकता बचेगी नहीं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि we want right to make blunder, हम बड़ी गलतियां करने का अधिकार चाहते हैं। किससे कहा था? साम्राज्यवादी जो प्रभु थे हमारे, जिनके राज्य में सूरज कहीं डूब नहीं रहा था, उनके सामने सुभाष चंद्र बोस ने आवाज रखी कि हम गलतियां करने का अधिकार। आप देखिए कि हमारे आज के समय में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए क्षमाशीलता कितनी है। विवेक खत्म हो गया। कभी आपने 1990 के पहले हम सोच नहीं सकते थे कि लड़की को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है उसके साथ, और इस काम को जायज ठहराने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग तर्क दे रहे हैं। एक गलती का उदाहरण देकर के, एक अपराध का उदाहरण देकर के दूसरे अपराध को न्याय संगत बनाया जाता है। ये आज का बहुत सारी दूरियां बनी है। हम कहने को वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन यह देसी विचार है, यह विदेशी विचार है, यह देसी ढंग है, यह वह विदेशी ढंग है। टेक्नोलॉजी हमको सारी विदेशी चाहिए और विचार देसी चाहिए, जबकि भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है आनो भद्रा कृतो यन्तु विश्वतः। दुनिया में जहां से भी शुभ विचार हैं वो हमारे निकट आए। हमने शुभ विचारों के लिए दरवाजा बंद किया है। हमने तमाम ऊंच नीच के जो भेद थे, जो भारत की एक और दिक्कत है, एक दिक्कत ये है कि हमको आदत सी लग गई है कि गलतियां दूसरे लोगों ने पैदा की हैं। हम तो भाई बड़े भोले भाले अच्छे इंसान हैं। कुछ गलतियां अंग्रेजों की पैदा की हुई हैं और कुछ गलतियां उसके पहले जो शासक थे उनकी पैदा की हुई हैं। जो बाहर से लोग आए उन्होंने ये सब गलतियां की। हम इतने नालायक थे कि हम अपने लिए कोई गलती भी नहीं कर। तो भाई इतने नालायक तो हम नहीं थे। 5000 साल का हमारा इतिहास है, तो 5000 साल के इतिहास में क्या हमने कुछ गलतियां नहीं की होंगी? और कोई भी जिंदा समाज गलतियां करता है और गलतियों के लिए वो सुधार करता है। ये क्रम चलता रहता है जीवित समाज में। आपको इकबाल का वो तराना आपके ध्यान में होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें कहते हैं कि तमाम मिस्र और ईरान की सभ्यताएं मिट गई, हमारी सभ्यता बनी हुई। क्यों बनी हुई? इसलिए बनी हुई है कि हमारी सभ्यता में अपने को निरंतर दुरुस्त करते जाने की क्षमता है। हमने वो क्षमता खोई है। हमने अपने पड़ोस में बैठे हुए रहने वाले व्यक्ति के साथ जो हमारा एक प्रेम था, उस प्रेम की जगह हमने संशय बो दिया है। एक और शब्द इधर बहुत हमारे जीवन में उसका आगमन हुआ है, राष्ट्रवाद। तो ये सब मिल के हमारा आज का समय
बन रहा है। केवल मैंने इशारे किए कि हम आज के समय को कैसे पहचानें। जब दिल मांगे मोड़ पर आप चलेंगे, आपका पेट भरेगा ही नहीं। तो ये जो सकल जनहिते की प्रार्थना आप गा रही हैं, यह प्रार्थना आप यहाँ विद्यालय में भले ही गाएंगी, जब जीवन में जाएंगी तो सकल जनहित की बात को छोड़ेंगी, क्योंकि दिल मांगे हो। तो इस तरह का प्रपंच है हमारे समय में। आइए थोड़ी देर प्रेमचंद पर चर्चा करते हैं। प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा, और एक बात बता दूं कि प्रेमचंद को हम बहुत अच्छी बात कही कृष्णा जी ने कि केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे। बीए के पाठ्यक्रम में 3-4 कहानियां होंगी, तो उतना ही पढ़ेंगे तो लगेगा कि प्रेमचंद 3-4 कहानियों के कहानीकार है। एमए के पाठ्यक्रम में 1-2 उपन्यास हैं, तो उसके आधार पर लगेगा कि प्रेमचंद 1-2 उपन्यासों के रचनाकार हैं। आखिर आज इतने वर्षों बाद हम प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं, और मैं महसूस करता हूं कि कबीर और तुलसी के बाद हिंदी पट्टी में जो लेखक सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो प्रेमचंद। और केवल महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में नहीं, गांव में, गांव सभाओं में जगह जगह प्रेमचंद जयंती स्वतः स्फूर्त ढंग से मनाई जाती है। प्रेमचंद वहां तक पहुंचे हुए हैं। संभवतः शैली ने कहा था कि जो लेखक होता है वो अपने समाज का अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर होता है। लेखक अपने समाज का एक ऐसा विधि निर्माता होता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है कि ये विधि निर्माता एक नैतिकता, एक सामाजिक मूल्य गढ़ता है। प्रेमचंद ने अपने समय में एक सामाजिक मूल्य गढ़ा था, और वो इस तरह से गढ़ा था कि लोगों तक प्रेमचंद पहुंचे हैं। इसीलिए प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है। प्रेमचंद ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं, हम हैरत में पड़ जाते हैं। कोई भी लेखक, बड़ा लेखक कैसे है, बहुत दिलचस्प मनोरंजक कहानी लिखा उसने और पढ़ के मजा आ गया, ठीक है, लेकिन उस मजा आने में जो लेखक का एक विश्व दृष्टि है, वह विश्व दृष्टि हमारे भीतर लेखक का स्थायी प्रभाव छोड़ती है। एक दुनिया को देखने का नजरिया, अपने आसपास को देखने का नजरिया, अपने समय के साथ, और एक शब्द हिंदी में बहुत चलता है कि कालजयी लेखक वगैरह वगैरह। कोई भी लेखक कालजयी नहीं हो सकता अगर वह अपने समय के साथ नहीं जुड़ा है, अपने समय के प्रश्नों के साथ जूझते हुए, टकराते हुए, उन्हें सुलझाते हुए ही कोई लेखक बड़ा लेखक, कालजयी लेखक बनता है। आप जब प्रेमचंद की कहानियों से बाहर जाएंगे, उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, संपादकीय टिप्पणियां लिखी, उन्होंने जो राजनीति हो रही थी,
जो सामाजिक परिवर्तन के उपक्रम हो रहे थे उनके पक्ष और विपक्ष में टिप्पणियां लिखी हैं। स्त्रियों को लेकर के जो सुधार हो रहे थे, भारत में स्त्रियों के लिए जो एक दोहरे दर्जे की नैतिकता और मानदंड भारतीय समाज में मौजूद है, क्या हम दिल पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं? विवेकानंद ने एक बात कही थी, जब कोई बात कहे कि साहब भारत में स्त्रियों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, अन्याय होता है, तो तुरंत कोई कहने आ जाएगा, अरे साहब क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता है। विवेकानंद ने कहा था कि भारत में और खास तौर से हमारे हिंदू धर्म में दर्शन के स्तर पर तो बड़ी ऊंचाई है, लेकिन व्यवहार में आप जाएं तो पाएंगे कि उस दर्शन के ठीक उलट व्यवहार। तो स्त्रियों को लेकर के जो आंदोलन नवजागरण के दौर में हो रहे थे उसके पक्ष में प्रेमचंद थे। छुआछूत को लेकर के जो भेद था, आप दिल पर हाथ रख करके कहिए कि छुआछूत के लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, कोई विदेशी जिम्मेदार है क्या? वर्ण व्यवस्था जो हमारी है और उसने जो एक भेदमूलक सवाल खड़े किए हैं समाज में, और 5000 साल से वो सवाल हमारे समाज को परेशान किए हुए हैं, आप कहेंगे कि उसके लिए कोई विदेशी जिम्मेदार है? बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए विदेशों से आए हुए लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन कम से कम हम आगे बढ़कर अपनी गलतियां तो स्वीकारें। प्रेमचंद ने साफ शब्दों में लिखा कि ये जो वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं और ऊंच नीच के सिंहासन पर बैठ करके समाज को हाँक रहे हैं, वो मत भूलें कि वो एक डायनामाइट के मुहाने पर खड़े। ये प्रेमचंद तो बड़ा वह नहीं होता जो अपनी गलतियों को स्वीकार न करे, जो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है। उसके लिए बनारस में एक बड़ा बढ़िया शब्द चलता है, थेथरई। और थेथरई करने से कोई बड़ा नहीं बन सकता। गलती है, स्वीकार किया, उसको दुरुस्त किया, आगे बढ़े। प्रेमचंद ने ऐसी हर गलती पर, चाहे वो हमने की हो, चाहे उस समय की साम्राज्यवादी सत्ता ने की, उस पर वो उंगली रखते हैं। और जीवन के इतने प्रदेश हैं, स्त्री शिक्षा के बारे में, बाल विवाह के बारे में, विधवा विवाह के बारे में, स्त्री को संपत्ति का अधिकार हो, इसके बारे में आजकल बहुत जेंडर डिस्कोर्स चल रहा है। बालक नाम की एक कहानी है प्रेमचंद, उसमें एक पात्र है, वो किसी के यहाँ नौकरी करता है, और जिनके यहाँ नौकरी करता है वो बड़े नैतिकतावादी आदमी है, और पता चलता है कि इसका किसी औरत से संबंध हो गया तो उसको हटा देते हैं। फिर एक दिन वो हटा देते हैं या कुछ रुष्ट होते हैं, समझाते बुझाते हैं, तो आगे कहता है कि भाई अब हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, हम उस
औरत से विवाह करने का। वो काफी समझाते बुझाते हैं कि वो औरत बहुत बदनाम है, बदचलन है, चरित्र ठीक नहीं है उसका, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा वगैरह वगैरह। वो नहीं मानता और उससे विवाह करके रहने लगता है। 6 महीने बाद और वो कहीं कुछ ठेला वेला लगाने लगा है। 6 महीने बाद वो जो मालिक थे वो उसके ठेले के पास पहुंचते हैं और पता चलता है कि इसके तो एक बेटा हुआ है और ये खिला रहा है और कह रहा है देखिए ये हमारा बेटा है। बालक इसीलिए कहानी का शीर्षक है। तो ये कहते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है, 6 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है। तो वो तो कहीं से बच्चे को लेके आई होगी। तो वे पढ़ा लिखा आदमी वो कहता है कि साहब जब हम इसकी मां को ले आए तो उसका जो बच्चा है तो मेरा ही बच्चा हुआ। ये कहानी पढ़ते हुए भिखारी ठाकुर का एक नाटक है गमन बिचोर। उसमें भिखारी ठाकुर ने अपने ढंग से और खास तौर से स्त्रियों का जो अपनी शरीर पर जो अधिकार है जिसको हमारी नैतिकता तरह तरह से प्रश्नांकित करती है और उस अधिकार से स्त्रियों को वंचित करती है उसके खिलाफ भिखारी ठाकुर भी बोलते हैं, प्रेमचंद भी। तो प्रेमचंद ऐसे लेखक हैं जो समय के साथ चलते हैं, समय से संवाद करते हैं। आज की समस्या हमारी ये है कि हम अपने समय से संवाद करना भूल गए। हम केवल व्हाट्सएप से संवाद करते। बिल्कुल ठीक कहा उनकी प्राचार्य ने कि स्विच ऑफ द टीवी। ये टीवी से व्हाट्सएप से जो ज्ञान हमारे तक पहुंच रहा है वह एक तरह का अज्ञान है, एक तरह का अंधेरा है। हमारे समाज को बहुत पुराना अभ्यास है अंधेरे से लड़ने का। तमसो मां ज्योतिर्गमय जब हम कहते हैं तो अंधेरे से लड़ने का, और हमने अभी एक मोमबत्ती जलाई, एक दीप जलाया। हम जानते हैं कि घना से घना अंधेरा हो, एक दिया जलाएंगे तो अंधेरे का राज्य छिन्न भिन्न हो जाए। आज का जो समय है आशा जी, वो आज का समय एक नए तरह के अंधेरे से हमारी लड़ाई। हम नहीं जानते कि हमारी आंख पर 5000 वाट की रोशनी अगर डाली जाए तो उससे जो हमारी आंख चुभ जाएगी और हमें दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा, उससे हम कैसे लड़ेंगे हमको नहीं मालूम। जो चमकते हुए विज्ञापन है और विज्ञापन में तरह तरह के धुंध रचे हैं, उस धुंध से हम कैसे लड़ेंगे ये हम नहीं मालूम। तो आज के समय उस धुंध से लड़ना है, उस धुंध से गुजरना है जो एक नए तरह की सभ्यता में, और ये सभ्यता, ये विकास, ये जो शब्द हैं प्रेमचंद बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि ऐब को हुनर के साथ जीना यही सभ्यता है। जिसको हम विकास कह रहे हैं वह विनाश को इस तरह से
उदास लगे। मार्टिन लूथर ने एक निबंध लिखा था, भारतवर्ष उन्नति कैसे, उन्नति कैसे, इस पृथ्वी की उन्नति कैसे। दिल मांगे मोर ने हमको ऐसा बना दिया है कि धरती के नीचे जितने रत्न छुपे हैं वो सब हम आज ही निकाल करके विश्व बाजार में बेच आना चाहते हैं। यह करते हुए हम यह नहीं सोचते कि जो पोस्टेरिटी है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए भी तो उन रत्नों की जरूरत पड़ेगी, जल की जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत पड़ेगी, हवा की जरूरत पड़ेगी। यह हम नहीं सोचते हैं और दिल मांगे मोर में फंसे। इसलिए ऐसे समय में, ऐसे भयावह समय में जब हम प्रेमचंद के निकट जाते हैं तो क्या, इतना समय मेरे पास समय ऐसे समय में प्रेमचंद हमें क्या देंगे, कौन सा संबल देंगे, उनके निकट जाने पर हमें क्या मिलेगा। कुछ परिचित कहानियां हैं आपकी, पंचपरमेश्वर की चर्चा है। पंच परमेश्वर में कहानी तो पढ़ी होगी आप लोगों की। तो अलगू चौधरी, जुम्मन मियां, गहरे मित्र, प्रेमचंद ने एक टिप्पणी की है कि इतनी पुरानी मित्रता का वृक्ष सत्य की जरा सी आंच से दरक गया। जुम्मन मियां ने अपनी मौसी का खेत हड़प लिया था और उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे। मौसी ने कहा कि हमको अलग कर दो। पंचायत के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। वो अलगू चौधरी के पास जाती है। अलगू चौधरी कहते हैं कि भाई गलत तो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन मैं पंचायत में नहीं जाऊंगा क्योंकि बिगाड़ होगा। तो वही औरत कहती है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करूंगी। प्रेमचंद हमें यह सिखा कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। समस्या यही हमारे समय की हो गई है कि हम देख रहे हैं कि ये गलत बोल रहा है, ये व्हाट्सएप जो आया है वो गलत है, ये जो अत्याचार हुआ है महिलाओं के साथ ये बहुत अन्यायपूर्ण है। लेकिन लगता है कि व्हाट्सएप तो आशा यादव ने भेजा है और मैं विरोध करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो फिर हमको बुलाएंगे नहीं, सम्मान नहीं करेंगे, सुरक्षा आदर नहीं मिलेगी। तो मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन चुप होकर के उस अन्याय को समाज में पसरने और पनपने देना एक गलत समाज का निर्माण करता है। प्रेमचंद जैसा लेखक हमें यह सद्बुद्धि देता है, यह न्याय बुद्धि देता है कि हम अन्याय का के विरोध में खड़े हों, न्याय के पक्ष में खड़े हों और ईमान के पक्ष में खड़े। ईदगाह कहानी की चर्चा हो रही थी, थोड़ी उसकी चर्चा करके मैं
करूंगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी है और कई तरह से खूबसूरत कहानी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ईदगाह कहानी पढ़ी है। अरे वाह, बहुत पढ़े लिखे हो बच्चे यार। उसमें ईदगाह के मेले में सब जाते हैं, अपना हामिद भी जा रहा है, छोटा सा बच्चा है। दादी को लगता है कि इसका बाप अगर जीवित होगा तो इतनी दरिद्रता न होती, ये अकेले न जाता। 3 पैसे उसके हाथ पर रखती है दादी और उसके मन में डर है कि कहीं छोटा बच्चा है, कहीं मेले में घूम न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन आप याद करिए, हामिद कहता है, अपनी दादी से कहता है कि डरना मत, मैं लौट। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो प्रेमचंद की कहानी में आपको मिलेंगे, जो आपको बताएंगे डरना मत, निडर होना सिखाते। कई बार भयवश और कई बार आभासी भयवश, भय की वास्तविक कारण नहीं होता है। हम भय की कल्पना करके और भयग्रस्त होते रहते हैं। तो वो जब चलता है, आप याद करिए, प्रेमचंद का एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य, जिसमें उन्होंने एक बात कही कि हमें सुंदरता का मेयार बदलना होगा, सुंदरता का मानदंड बदलना होगा। और उसमें कहते हैं कि ये जो बनी ठनी नायिकाएं हैं, उनसे अलग जो खेत के मेड़ पर अपने बच्चे को सुला करके और खेत में काम कर रही है, उस स्त्री के सौंदर्य को देखना होगा। और लगभग उसी समय निराला जैसा कवि, वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता लिखता है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने रहा भर बदन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। तो उस सुंदरता का जब प्रतिमान बदलेगा तो क्या होगा? प्रेमचंद ने कहा था कि हमें एक ऐसी राष्ट्रीयता चाहिए, हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मजात वर्णों की गंध तक न होगी। वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न क्षत्रिय। उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे या सभी हरिजन होंगे। अभिप्राय यह कि सब मनुष्य होंगे। तो जब सुंदरता की परिभाषा बदलेगी तो मंच पर दूसरे लोग आएंगे, दूसरे तरह के लोग। तो जो वहां से हटाए गए होंगे उन्हें तो तकलीफ होगी ही, वो प्रेमचंद के विरुद्ध खड़े ही होंगे। आप फिर ईदगाह कहानी पर आइए कि नमाज पढ़ी जा रही है। बहुत खूबसूरत चित्रण नमाज का किया है कि लोग हजारों सिर एक साथ उठते हैं, एक साथ झुकते हैं। और उसके लिए जो रूप दिया है, जो उपमा की है, ऐसे लगता है कि बिजली के 1 लाख के लाख लट्टू एक साथ जल रहे हैं और बुझ रहे हैं। और नमाज खत्म होती है, सब गले मिल रहे हैं। एक धर्म है जिस धर्म ने सबको बराबर खड़ा कर दिया है, अमीर और गरीब। और उसके ठीक बाद जब मेले में जाते हैं तो मोहसिन है, नूरे है और
और 2-3 लड़के हैं जिनके पास पैसे हैं, तो चकरी पर घूमने लग रहे हैं, वो मिठाइयाँ खरीद के खा रहे हैं और तरह तरह से मौज कर रहे हैं। हामिद के साथ क्या हो रहा है? वही जो एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, धर्म के मंच पर बराबरी का दिखावा कर रहे थे, वहां जाने पर कह रहे थे कि मुंह खोलो तुमको ये खिलाएंगे, और जब वो मुंह खोलता है या हाथ पसारता है तो अपने मुंह में डाल देता है। कोई टिप्पणी प्रेमचंद ने नहीं की है अलग से, लेकिन सहज वर्णन में ही एक जो क्रूरता है समाज में मौजूद, जो हमारे बच्चों तक भी संप्रेषित हो रही है, उस क्रूरता को चिन्हित कर हामिद अकेला निकल पड़ा, चिमटा खरीदता है, और जब भेंट होती है, एक बात और याद करनी, इस कहानी से बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। अगर हामिद को यह होता कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा तो कभी चिमटा न खाता, वो 3 पैसे में 1 पैसे की चकरी घूम लेता, 1 पैसे की कोई मिठाई देख लेता, खा लेता और सभी बच्चों की तरह लौट आता। ईदगाह कहानी बनती है। वो तो चिमटा खरीदा सब बच्चों से अलग, जीवन में कभी कभी अलग पड़ने का, लोग क्या कहेंगे, अलग पड़ने का, पड़ जाने का खतरा उठाना पड़ता है। वो जब आता है तो पहले सब इसकी उपेक्षा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे लड़ते झगड़ते हैं, और सब के सब उसके अनुयायी बन जाते हैं। कैसे प्रेमचंद शब्दों से ही सुंदरता का मियार बदलते हैं। चिमटा से बदसूरत कोई चीज हो सकती है क्या? लोहे का चिमटा कहाँ कबाड़ खाने में पड़ा रहता है, अब ना आ गया है स्टील का चमकता हुआ चिमटा। वो पहले हम लोग के घरों में लोहे वाला चिमटा इतना बड़ा होता था। चिमटे पर सुंदर होने का आरोप लगा ही नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति बदली प्रेमचंद ने कि वो चिमटा इतना सुंदर लगने लगा कि सब बच्चे उसको अपने सुंदर से सुंदर खिलौने से बदल गए। ये होता है सुंदरता के मानदंड का बदल जाना। और एक आखिरी बात, गांधी ने कहा था कि जब तुम सत्य के पथ पर चलोगे तो पहले तुम्हारी उपेक्षा, फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, फिर तुमसे लड़ाई की जाएगी, लड़ेंगे, तुम्हारा विरोध होगा, और उसके बाद सब तुम्हारे पीछे चल। हामिद के पीछे सारी बच्चों की मंडली चल। तो मैं कहूँगा कि एक तो प्रेमचंद को खूब पढ़िए, प्रेमचंद पर को तरह तरह से पढ़िए, उनकी लेख पढ़िए, कहानियां पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, और जिस तरह से प्रेमचंद अपनी आंखें खुली रखते हैं। हम हिंदी के अध्यापक हैं और सोशियोलॉजी की कोई किताब आती है तो कहते हैं कि हम तो पढ़ेंगे, हम तो हिंदी वाले हैं। प्रेमचंद ने उस दौर में जब एक अंग्रेज चित्रकार ने
बयान दिया कि भारतीय चित्रकला में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। तो खैर कुछ यूरोप के आर्टिस्टों ने उसका विरोध किया था। उस मुद्दे पर प्रेमचंद बाकायदा 2 लेख, और उस लेख को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कला की दुनिया में जो चीज दुनिया के पैमाने पर हो रहा था वो सब प्रेमचंद से वाकिफ, सब पढ़े। दुनिया में जो साहित्य लिखा जा रहा था वो साहित्य प्रेमचंद पढ़े थे। तो अकेले पड़ जाने का खतरा उठाकर भी एक साहस अपने भीतर पैदा करना होगा। वही साहस जो बनारस के कवि कबीर उनको देते हैं, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं, वह साहस अपने भीतर पैदा करना होगा। उस साहस के साथ, और देखिए ये जो बीए के विद्यार्थी बैठे हैं और एमए के विद्यार्थी बैठे हैं, यही आगे आने वाले भारत की कर्णधार है। हम लोगों ने तो अपनी भूमिका अदा कर दी। तो भारत का भविष्य आपके कंधों पर है। अपने कंधों को मजबूत करने आप पाएंगे। प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रेमचंद आपको मजबूत बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं। आज के समय में जो एक नए तरह की माया पसरी हुई है, नए तरह की आंखों को चुधिया देने वाली रोशनी पसरी हुई है, उस रोशनी में एक दृष्टि देते हैं प्रेमचंद। इसलिए प्रेमचंद को बार बार पढ़े जाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इतना सम्मान देने के लिए और इतनी धैर्य से इतनी देर तक मेरी बिखरी बातों को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद सर की बातों को सुन के हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक नामवर सिंह की एक पंक्ति याद आ रही। वस्तुतः यह वाक्य ही है कि दुख रोने से नहीं कम नहीं होता, कम होता है उसका कारण समझने से। रात अंधेरे में हाथ पीटने से नहीं कटती, रात कटती है दिया जलाने से। और ये तय है कि दिया जलाने से सुबह के दर्शन नहीं होते, लेकिन एक ढांढस जरूर बनता है। तो प्रेमचंद का साहित्य, जैसा कि आपने सबको सुना, कि एक ढांढस बंधाता है और जीवन में उम्मीद जगाता है, क्योंकि प्रेमचंद की कहानी, उनकी रचनाएं मानवीय मूल्यों को स्थापित करती हैं। और इसी के साथ यूपी कॉलेज से अभी कुछ देर पहले ही हमसे जुड़े हैं डॉक्टर सुजीत सिंह। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। समापन की ओर बढ़ चला है।